हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक ना। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है, ठीक ना। आज का हमारा टॉपिक है सौंड, ठीक ना, ध्वनि। और ये चैप्टर दोस्तों आपका क्लास 9th में है, ठीक ना। और इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और ये टॉपिक आपका सिलेबस में भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस टॉपिक के आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में दिया गया है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स है ना, इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेंगे, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों मैंने साइंस के लगभग जो है 1000 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आप उन ऑल क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, वेव्स है। दोस्तों ध्वनि जो है ये एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक ना। ध्वनि जो है ये एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन से होती है, ठीक ना। और जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। अब दोस्तों ध्वनि के संचरण के लिए मतलब हमें सुनने के लिए जो है ना एक माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम के ध्वनि हम नहीं सुन सकते। एग्जाम्पल के रूप में चांद, चांद पर दोस्तों ना तो वायु है और ना ही जल है, तो कोई माध्यम नहीं है जिस वजह से वहां पर हमें सुनाई नहीं देता अगर हम बोलते हैं तो, ठीक ना। तो ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत होती है। निर्वात में ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। अब कौन से माध्यम में ध्वनि की स्पीड कितनी होती है ये भी आप लोग समझिएगा। देखिए ध्वनि की स्पीड किसमें कितना होता है, इससे रिलेटेड भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्वनि की स्पीड दोस्तों सबसे ज्यादा जो है ना ये ठोस में होता है, कह सकते हो मतलब कि मेटल में, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, इसमें सबसे अधिक होती है ध्वनि की स्पीड। उसके बाद दोस्तों ध्वनि की स्पीड सबसे अधिक जो है जल में होता है, और सबसे कम की बात करें तो वायु में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़िए। देखिए 332 मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड है वायु में ध्वनि की। उसके बाद जल में ध्वनि की स्पीड कितनी है, तो 1400, ठीक ना, 1450 मीटर पर सेकेंड। ये है दोस्तों किसमें, जल में ध्वनि की स्पीड। और सबसे अधिक किसमें है, तो लोहे में, ठीक है। ध्वनि की स्पीड कितना है, तो क्या बोला गया, वायु में ध्वनि के वेग से 15 गुना होता है। तो आप 332 मीटर को 15 से गुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो अब आपको पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अवश्रव्य तरंगों को इंग्लिश में दोस्तों इंफ्रासोनिक वेव्स और इनऑडिएबल वेव्स भी कहते हैं, जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता। तो इसकी आवृत्ति, इसकी फ्रिक्वेंसी दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब दोस्तों फ्रिक्वेंसी का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रिक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी को हम किस में मापते हैं, तो फ्रिक्वेंसी को दोस्तों हम हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 20 हर्ट्ज लिखा हुआ है। अब दोस्तों हमारा कान जो है ना कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, तो हमारा जो कान है ना दोस्तों ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच तक हमारा कान जो है आवृत्ति को सुन सकता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगे जो होती है ना, तरंगों की जो आवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ऑडिएबल वेव्स कहते हैं, श्रव्य तरंगे, जिसे हमारा कान सुन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो पराश्रव्य तरंगों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा। देखिए पराश्रव्य तरंगों को हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अभी क्या होता है, तो देखिए 20 हर्ट्ज या फिर आप कह सकते हो 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में मतलब कि 1 किलो में 1000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। इससे जो है डॉग एवं चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकता है, हमारा कान नहीं सुन सकता। कौन कौन से तरंगों को नहीं सुन सकता, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को नहीं सुन सकता और इंफ्रासोनिक वेव्स को नहीं सुन सकता, इन दोनों को नहीं सुन सकता। अवश्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है 20 किलो कह सकते हो या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। हमारा कान केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो या 20,000 हर्ट्ज के बीच तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति सुन सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पराश्रव्य, ठीक है।
अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो आवृत्ति होती है ये कितनी होती है, तो 20 किलो ये कह सकते हो या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर इससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो या 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकता है, या श्रव्य या ऑडिएबल वेव्स होते हैं। उसके बाद इंफ्रासोनिक वेव्स या फिर कह सकते हैं इन ऑडिएबल वेव्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और इन तरंगों को कौन सुन सकता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पराश्रव्य तरंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है, इन तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब एक आपको पता है दोस्तों, सुनार जो है ना, ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपकी क्लास 9th के एक ध्वनि चैप्टर है ना, उसमें दिए गए हैं, जिसमें सोनार का यूज दोस्तों नौ संचालक करते हैं समुद्र के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो उसमें जो तरंगे यूज किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनार में किस प्रकार की तरंगे प्रयोग की जाती हैं किसी चीज का पता लगाने के लिए, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। पराश्रव्य तरंगों मनुष्य द्वारा क्या सुना जा सकता है, तो नहीं सुना जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा नहीं सुनी जा सकती, ऑप्शन बी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों तारत्व क्या होता है ये भी यहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण मोटी तथा सुरीली ध्वनि में अंतर किया जाता है, ठीक ना। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की, यहाँ पर लिख लीजिए आवृत्ति, उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है तथा वह सुरीली सुनाई पड़ती है, जबकि निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है और वह मोटी सुनाई पड़ती है। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व पुरुषों की अपेक्षा और मच्छरों का तारत्व शेर की अपेक्षा उच्च होता है, ठीक ना। ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वारंवारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। वारंवारता या फिर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, तीनों शब्द एक ही है, मतलब एक ही है, ठीक ना। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि, 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि क्या है, तो आपको पता है दोस्तों ये एक जो है ऑडिएबल वेव्स है, जिससे हमारा कान सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर जो है ना टफ करने के लिए यहाँ पर लिक्विड बोल दिया गया है, जबकि इसमें लिक्विड क्या है, एक ही चीज है, जल ही है, बाकी तो नहीं है, बाकी वायु गैस है, बाकी यहाँ पर निर्वात में तो निर्वात को तो कुछ नहीं कह सकते। स्टील क्या है, तो स्टील ठोस है, तो यहाँ पर द्रव लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किस में करती है, तो ध्वनि सबसे तेज दोस्तों ठोस में करता है। अब ठोस, स्टील भी ठोस का ही एक रूप है, ठीक है, सॉलिड का, और लोहा भी सॉलिड का ही, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। निर्वात में ध्वनि शून्य होता है इसकी स्पीड, क्योंकि उसमें सुन ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के रूप में चांद पर ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण जो है ये डेसिबल में मापा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 30 से 40 डेसिबल के बीच, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखिए तीव्रता क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता थोड़ा ये समझिएगा। देखिए ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी और ध्वनि तेज सुनाई देगी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग दोस्तों डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक ना, हृदय की धड़कन सुनने के लिए करते हैं और भी कई चीजों के लिए करते हैं। तो स्टेथोस्कोप आपको पता है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और स्टेथोस्कोप एक माध्यम मिल गया। अब परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में जैसे प्रकाश का परावर्तन में क्या मैंने बताया था, जैसे लाइट दोस्तों किसी सतह से टकराती है तो वो वापस लौट जाती है, ठीक ना, ये परावर्तन होता है। तो क्या ध्वनि में भी परावर्तन होता है, तो ध्वनि में भी परावर्तन होता है, लेकिन उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, इंग्लिश में इको कहते हैं, ECHO। जो ध्वनि जो है ना वापस लौट जाती है किसी सतह से टकराकर, तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए वो परावर्तन दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो स्टेथोस्कोप में वही है, हृदय की धड़कन जो है वापस कान तक सुनाई देती है, तो एक माध्यम के जरिए जो है मतलब कि प्रतिध्वनि होता है, वापस लौटता है ध्वनि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो सोनार का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? समुद्र में स्थित किसी वस्तु का पता लगाने के लिए करते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? नौ द्वारा किया जाएगा या संचालकों द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, कहाँ नहीं चल सकती? तो ये दोस्तों निर्वात में नहीं चल सकती। रडार का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों? तो वायुयान का पता लगाने के लिए, वायुयान का लोकेशन का पता लगाने के लिए जो है हम रडार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का पूरा नाम क्या है? देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अरे देखिए इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक ना, ऑप्शन डी। तो अच्छे से ध्यान से समझकर आंसर करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनार क्या होता है दोस्तों, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए सुनार के द्वारा पानी में डूबी हुई या समुद्र के अंदर स्थित वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ठीक ना, सुनार के द्वारा। सुनार में देखिए आ गया ना, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सुनार में कौन सा तरंगे प्रयोग की जाती है। तो सुनार में दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज किया जाता है। ठीक ना, सुनार में पराश्रव्य तरंगे प्रयुक्त की जाती है। सुनार का आविष्कार पॉल लैंगविन ने किया था। सुनार एक तकनीक है जो नौ संचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तु का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। अब देखिए यहाँ पर संचार करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। एक चीज और हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनार दोस्तों ध्वनि तरंगों का प्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब वही है इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है। जैसे हमें पता करना है कि समुद्र में किसी वस्तु का पता लगाना है, तो ये जो रेडियो वेव्स जो है ना सुनार प्रणाली द्वारा छोड़ा जाता है और ये उससे टकराकर वापस लौटता है। ठीक ना, प्रावर्तन में वही तो होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ध्वनि तरंगों का प्रावर्तन के सिद्धांत पर सुनार कार्य करता है। ठीक ना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, द इको प्रतिध्वनि क्या होता है, मतलब कि वही कह सकते हो। इसमें देखिए ऑप्शन में ये भी लिखा रह सकता है ध्वनि तरंगों का प्रतिध्वनि के सिद्धांत, तो भी वही होगा कि क्योंकि प्रतिध्वनि जो है ये ध्वनि के अंतर्गत होता है। और इसमें क्या होता है, जब ध्वनि जो है किसी सतह या किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक ना, वस्तुतः यह ध्वनि के प्रवर्तन का परिणाम है। ठीक ना, आ गया ना वही बात, जो कुछ देर बाद स्रोत के पास वापस पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए कुआं में आवाज लगाने पर अपनी ही आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ती है। ठीक ना, एग्जाम्पल के रूप में भी समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करती है? आ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्राश्रव्य तरंगे। देखिए यहां पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग स्पीड कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर लगभग लिखा हुआ है। ऐसे एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन लगभग है तो यही ऑप्शन हम लगा सकते हैं 330 मीटर, क्योंकि 320 तो है नहीं। ठीक ना, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण ही उत्पन्न करते हैं। ठीक ना, आप लोग समझ सकते हो। ध्वनि का वेग स्पीड भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो आपको पता है दोस्तों भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना। सो थैंक